सोनम वांगचुक जो कि 3 इडियट्स के इंस्पिरेशन थे और उनका रोल पर्सनली आमिर खान ने करा था, आज उनके ऊपर एनएसए लगा के जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है। एंड वही एनएसए जो कि टेररिस्ट और खुफिया गैंगस्टर्स के ऊपर लगता है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक नेशनल हीरो जो कि आज से कुछ साल पहले हमारी इंडियन आर्मी के लिए टेंट बना रहा था चाइना से लड़ने के लिए, आज उसको एक नेशनल थिएटर में पोर्ट्रे करा जा रहा है। और हम उस ग्रेट गेम के बारे में भी जानेंगे जो कि नॉर्मल पब्लिक की आंखों से भी छुपा हुआ है, और क्यों जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा रिस्क ले रही है इतनी बड़ी हस्ती को अरेस्ट करके, जो कि सिटिंग गवर्नमेंट की इमेज को हमेशा के लिए खराब भी कर सकता है। तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेल, इसकी शुरुआत होती है 10 सितंबर से। जो सोनम वांगचुक थे वो ऐलान करते हैं कि वो अब फास्ट पे जा रहे हैं एंड जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। बट जैसे ही इस फास्ट के 14 से 15 दिन गुजरते हैं और बिकॉज जो लद्दाख का क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा ठंडा है, तो 24 सितंबर के आसपास 2 एल्डरली लोगों की जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको हॉस्पिटलाइज करा जाता है। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड थे अपनी कम्युनिटी के एंड जितने भी लोकल यूथ थे वो उनको एक तरह से इंस्पिरेशन भी मानते थे। बट जैसे वो देखते हैं कि सरकार अब अनसुना कर रही है उनको एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक ऐलान होता है कि सबको इकट्ठा होना है गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए। बट यहीं से मामला बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। किसी को उम्मीद थी नहीं कि जो भीड़ की संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगी एंड वहाँ पे जितने भी पैरामिलिट्री और आर्मी के पर्सनल थे उनको भी इस बात का अंदाजा था नहीं। बट जैसे भीड़ बढ़ती है तो वैसे जो इमोशंस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड भीड़ के अंदर से नारे लगते हैं जनजी के बारे में, जो कि प्रोटेस्ट हुआ था आज से कुछ दिन पहले नेपाल में, और कैसे उस प्रोटेस्ट ने जो सरकार थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। और देखते देखते जो मामला था ये और ज्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी स्टेट के और नेशंस के सिंबल थे उनको जलाया जाता है और जो बीजेपी का हेडक्वार्टर था उसको बकायदा फूंक दिया जाता है। और ना सिर्फ हेडक्वार्टर बल्कि जितने भी पुलिस और पैरामिलिट्री की गाड़ीज थी उनको भी जो यूथ है वो आग लगा देते हैं। बट जैसे ही मामला इतना खराब हो रहा होता है तो सोनम वांगचुक ऐलान करते हैं कि जो मकसद था इस अनशन का वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है एंड इसको वायलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो ऐलान करते हैं कि इस अनशन को तोड़ के बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसी दिन की शाम को। बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। उनको लद्दाख पुलिस अरेस्ट कर लेती है एनएसए लगा के, वही एनएसए जो कि टेररिस्ट के ऊपर लगाया जाता है। और फर्स्ट टाइम पूरे देश की नजर जाती है लद्दाख के ऊपर कि एग्जैक्टली वहाँ पे चल क्या रहा है पिछले 6-7 सालों से। बट आपके दिमाग में ये रहा होगा कि मामला इतना बिगड़ कैसे गया। एक आदमी, एक इन्वेंटर जिसने यहाँ तक कि आइस तूपास बनाए थे लद्दाख की पॉपुलेशन के जो फार्मर्स है उनको बचाने के लिए पानी की किल्लत से, और एक काफी नामी हस्ती है, तो सरकार डायरेक्टली अब इन पे अटैक कर क्यों रही है। तो वेल, इसकी शुरुआत होती है 2019 से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। मुझे आज भी याद है जब मैं लोकसभा टीवी पे अमित शाह का भाषण देख रहा था एंड जैसे ही वो उठते हैं ऐलान करने के लिए तभी हल्ला मच जाता है और सबको पता लग जाता है कि आर्टिकल 370 अब एक इतिहास बनने वाला है। बट उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा खुश थे बीजेपी से तो वो थे खुद सोनम वांगचुक एंड वो बल्कि ना सिर्फ ओपनली वेलकम करते हैं बल्कि उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर का इशू था उसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंस दी जाती थी जम्मू और कश्मीर के लोगों को, और जो लेह और कारगिल के लोग थे उनको बाकायदा इग्नोर करा जाता था। बट जैसे ये जो सेलिब्रेशन का पीक था जब ये नीचे आना स्टार्ट होता है तब पता लगता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। फाइन प्रिंट्स को पढ़ के सरकार ऐलान करती है कि जो लद्दाख है उसको एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करा जाएगा एंड उनके अपने कुछ रीजंस थे जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड देन सडनली सोनम वांगचुक को रियलाइज होता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बट सोनम वांगचुक की कई सारी डिमांड्स थी एंड जो कोर डिमांड थी वो ये थी कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसको खत्म करो और उसको एक स्टेट में कन्वर्ट कर दो। एंड सेकंड ये थी कि जो स्टेट होएगा उसको 6th शेड्यूल में डाल दो। बट अभी सोच रहे होंगे कि ये स्टेटहुड और ये 6th शेड्यूल एग्जैक्टली है क्या। तो वेल, जो लद्दाख है वो काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 97% जो है वो ट्राइबल एरिया में आती है। जो ये 6th शेड्यूल होता है ये एक शील्ड की तरह काम करता है। जैसे कि मान लो किसी एरिया में कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके अपने कस्टम्स होते हैं, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं जो कि कहीं 100 नहीं बल्कि कहीं हजारों सालों से चली आ रही होती है, जो कि उनको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं और वो देखने में अच्छी भी लगती है। जैसे कि हम लेह लद्दाख के लोगों को देखते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम काफी अलग होती है, उनका नाचने का तरीका अलग होता है, उनके बोलने का लहजा अलग होता है, और यही चीज जो टूरिज्म है उसको बूस्ट भी करती है बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस। और 6th शेड्यूल इनको ही बचाने का काम करती है, जिसके तहत ये होता है कि वहाँ पे बाकी इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे जमीन नहीं ले सकते, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग सेटल भी नहीं हो सकते, नॉट बिकॉज कि ये एंटी नेशनल है बट वहाँ का क्लाइमेट ही बहुत अलग है जो कि एक बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन का सपोर्ट भी नहीं कर सकता। और कई सारे ऐसे स्टेप्स भी होते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के केस में हमने उठाया भी था उनकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जो कि एक जायज डिमांड भी थी। एंड इसके तहत क्या होता है कि एक काउंसिल बनाई जाती है जो कि उनके अपने खुद के लोकल लोग होते हैं ट्राइब्स के, और वो डिसाइड करते हैं कि हमारे एरिया के लिए क्या चीज सही रहेगी क्या चीज गलत रहेगी। और ये डिमांड इतनी ज्यादा सीरियस थी कि जो लेह की काउंसिल थी एंड जो कारगिल की काउंसिल थी वो काफी ज्यादा ऑपोजिट्स है, एक मुस्लिम एंड एक बुद्धिस्ट, वो भी इस इशू पे यूनाइट हो गए थे। पर आप भी सोच रहे होंगे कि जो ये 6th शेड्यूल है अगर इनकी डिमांड को पूरी नहीं करेगी तो होगा क्या एग्जैक्टली। तो वेल, जैसे कि बॉलीवुड गानों में होता है, आज से कुछ साल पहले
जब ये चीज़ पॉपुलर हो गई थी कि जो पंजाबी गाने हैं वो बॉलीवुड के उसमें काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हैं, तो एक के बाद एक जितने भी गाने थे, चाहे वो हंसने के, चाहे सेलिब्रेशन के, चाहे रोने के, उसको पंजाबी गानों में कन्वर्ट कर दिया गया, एक पंजाबीफिकेशन। स्टार्टिंग में तो चीज़ ठीक लग रही थी, बट आज के टाइम पे सारे के सारे लोग इस चीज़ से उब गए हैं एंड वो कुछ अलग फ्लेवर चाहते हैं। आज से कुछ साल बाद आप सोचो कि आप जा रहे हो लेह लद्दाख एंड आप जहाँ पे लोग देख रहे हो, जो रीति रिवाज देख रहे हो, वही सेम आप वहाँ पे भी देख रहे हो। तो जो ये घूमने का, जो ये टूरिज्म का जो ये मेन पॉइंट था, वो उधर आके खत्म हो जाता है एंड दे आर वेरी प्राउड पीपल। और इंडिया का ही एक स्लोगन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि इसको पूरी तरीके से बिट्रे भी करता है। बिना 6 शेड्यूल के क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना एक एजेंट भेजेगी, अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजेगी उस एरिया को चलाने के लिए, एंड बिकॉज वो उस एरिया से होगा भी नहीं, तो उसको जितने भी लोकल कस्टम्स है, जो वहाँ के रीति रिवाज है, वो पता भी नहीं होंगे। एंड बहुत ज़्यादा चांस है कि बिकॉज ऑफ द करप्शन वो कुछ ऐसी कंपनीज को अलाउ कर सकता है वहाँ पे जो मनमाना कंस्ट्रक्शन है और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा सकता है, और जो पॉपुलेशन वहाँ पे सेटल भी कर सकता है। और यही सबसे बड़ा डर है लेह लद्दाख के लोगों का। जब 370 हटाया गया था तो बीजेपी ने बाकायदा उनको इस बात का प्रॉमिस करा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम पावर में आते ही पहले 370 भी हटाएंगे और लेह के लोगों को 6 शेड्यूल में भी डाल देंगे। बट जैसे जैसे टाइम चले गया वैसे वैसे वो अपने प्रॉमिस भी भूल गए, और यही था सबसे बड़ा रीजन कि क्यों जो वहाँ के यूथ है वो इतने ज्यादा एजिटेटेड है। रही सही कसर जो पूरी कर रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। वहाँ पे कोई डेडिकेटेड उनका स्टेट पब्लिक कमीशन है नहीं, सो नेचुरली जो लेह के लोग हैं उनको ऑल इंडिया जो हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जहाँ पे एक से बढ़कर एक एलीट स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं, उनको कम्पीट करना पड़ेगा वहाँ पे, जिसकी आज क्रेडिबिलिटी में भी सवाल उठ रहे हैं, थैंक्स टू पूजा खेड़कर। इससे ये होगा कि धीरे धीरे करके जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ के लोकल लोगों की वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी और उनके हाथ में डिसीजन होगा नहीं। एंड इस चीज़ को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि मान लो आपके घर के आसपास सड़क है और हमेशा आपको गड्ढे मिलेंगे, बट देन आप जाते हो अपने नेता के पास, उसका कॉलर पकड़ कहते हो कि भाई इतने गड्ढे हो क्यों रहे, वोट तो हमने तेरे को दिया था। बट वो बताता है कि वोट तो भाई आपने हमको दिया था, बट पावर मेरे पास है नहीं, वो तो किसी सेंटर के द्वारा अपॉइंट करेगा एक आदमी के पास है एंड वो अप्रूव कर नहीं रहा, तो तब आपको कैसा फील होगा। सो इसका जिम्मा उठाया सोनम वांगचुक ने अपनी डिमांड को आगे रखने के लिए, और वो काफी पॉपुलर फेस भी थे। मुझे आज भी याद है जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था तो सबसे पहले वही आए थे हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक सस्टेनेबल टेंट बनाने के लिए, जो कि हमारे जवानों को लेह के हार्श क्लाइमेट से बचा के रखता था विदाउट एनी स्पेंडिंग मोर कैरोसिन और एनी गैस, जो कि बाद में लॉजिस्टिक्स में हेल्प करती है और वॉर को थोड़ा कम कॉस्टली बनाती है। बट ये तो हो गया एक साइड का पॉइंट ऑफ व्यू। बट व्हाट अबाउट द सेंटर, जो सिटिंग गवर्नमेंट है। जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि जो डीजीपी थे लेके, उन्होंने एक एलिगेशन लगाई थी कि हम टॉक्स तो कर रहे हैं बट जानबूझ के जो सोनम वांगचुक है वो इस टॉक्स को डिरेल कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने दे ही नहीं रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशन है। और इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक का कोई अलग एजेंडा है एंड मे बी वो इस इशू के थ्रू पावर में बना रहना चाहते हैं काफी टाइम तक। और बाद में बाकायदा इसको वेपनाइज भी करा गया उनकी फॉरेन फंडिंग्स को लेके, इवन तो वो कुछ हजारों या कुछ लाखों में थी, बट फिर भी इतनी छोटी अमाउंट को लेके भी उनको वेपनाइज करा गया बाद में उनकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए। बट जो सोचने वाली बात है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेके हो रही है इतने नामी हस्ती के ऊपर अटैक करके, इवन दो इंडिया में इशू काफी सारे हैं, तो वेल वो है लद्दाख की बदकिस्मती, क्योंकि वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी। लद्दाख के नॉर्थ में पड़ती है दो चीजें, एक सियाचिन ग्लेशियर और दूसरा सेल्टारो रिज, जिसको भारत ने हासिल करा था काफी सारा खून और पैसा बहा के। और ये इतने स्ट्रेटेजिक पॉइंट है लेह में कि अगर आर्मी हमारी यहाँ पे तैनात नहीं होगी तो जो पाकिस्तान की और जो चाइना की आर्मी है वो इजीली एक साथ लिंकअप कर सकती है। और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन भारत हमेशा उन पर नजर रख सकता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और आपको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा कि भारत सरकार करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है हमारी आर्मी पर्सनल्स के लिए ताकि वो यहाँ पे तैनात रह सके। सियाचिन ग्लेशियर जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड भी है। जब 2020 में गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था तो उसने जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है साउथ एशिया की उसको काफी हद तक चेंज करके रख दिया। अब ये बात ओपन हो गई थी कि चाइना की जो फीलिंग्स है वो इंडिया के लिए स्टार्टिंग से कभी अच्छी थी ही नहीं, और बाकायदा उन्होंने जो अक्साई चीन है जो कि भारत का एरिया इलीगली कब्जाया हुआ है उस पर एक मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट कर दिया। ना कि सिर्फ मिलिट्री बिल्टअप बल्कि जितने भी हैंगर्स होते हैं, हार्ड एंड हैंगर्स बॉम्बिंग से बचाने के लिए अपने जेट्स को, बंकर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, वो रैपिडली यहाँ पे बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया। फिर एज यूजुअल जो इंडिया का रिस्पॉन्स था वो भी इक्वली उतना ही आया। 2020 से लेकर अब तक भारत ने 1600 किलोमीटर की रोड लेह के अंदर बना ली और वहाँ पे धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट भी कर दिया। और ये कोई चॉइस नहीं थी कि हम कर सकते कोई नहीं कर सकते, बल्कि ये नेसेसिटी थी, क्योंकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करते हैं।
और अगर आपके दुश्मन के पास है और आपके पास नहीं, तो आप कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ घंटों में जंग को हार जाओगे। बट यही था सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन। जब लेह के लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, बहुत सारी चीजें उनके ना चाहते हुए भी सरकार बना रही है, तो उनको इस बात का काफी धक्का लगा कि सरकार में भी हमारी डिमांड्स को मानना नहीं चाहती। और यही एक इकलौता पॉइंट है जो कि अगर दोनों पार्टीज बैठ के अगर सॉल्व कर ले तो काफी ज्यादा भला हो सकता है इस देश का भी और वहाँ के लोगों का भी। दे आर नॉट द एनिमीज, बट उनको भी अपना हक है अपनी डिमांड्स आगे रखने के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसिस सरकार उसको भी फुलफिल कर नहीं सकती। बट एक जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है जो कि आज के लोगों को और यूथ को पता नहीं है, तो वो है गिलगिट स्काउट्स का। तो जब राजा हरि सिंह ने डिसाइड किया था कि वो इंडिया के पास जाना चाहते हैं, तो उनके पास एक एरिया होता था गिलगिट बल्टिस्तान का, वही एरिया जहाँ से चाइना का $multi-billion का सीबैक प्रोजेक्ट गुजरता है। तब क्या हुआ था कि जो वहाँ की लोकल काउंसिल थी और स्पेशली जो वहाँ की रेजिमेंट थी गिलगिट स्काउट्स, वो एंड टाइम पे भारत को धोखा दे देते हैं। ना सिर्फ वहाँ के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के, उनके घर को घेरा जाता है, उनको बल्कि बाकायदा अरेस्ट भी कर लिया जाता है। और फिर बाद में जब पाकिस्तान की तरफ से एक पॉलिटिकल एजेंट आता है तो उसको अपने एरिया की चाबी थमा देते हैं कि आज से गिलगिट बल्टिस्तान पाकिस्तान का होगा। और जो ये सबसे बड़ा धोखा था गिलगिट स्काउट्स का, इवन दो पब्लिक को पता नहीं है इसके बारे में, बट हमारी गवर्नमेंट के दिल में आज भी ये चीज़ जिंदा है। और इसका जो एग्जीक्यूशन था वो सिमिलरली ऐसे ही करा गया था कि वहाँ के जो लोकल काउंसिल थी, कुछ पॉपुलर लोगों को बाकायदा ब्राइब दी गई थी और कुछ लोगों को ब्लैकमेल भी करा गया था। वही लोकल काउंसिल जिसकी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, जो कि लेह के और कारगिल के लोग फॉर्म करना चाहते हैं। इन केस अगर दोबारा से एस्केलेशन होता है दोनों एरिया पे, पाकिस्तान के साइड से भी चाइना के साइड पे भी, तो जो आर्मी है और जो पैरामिलिट्री है वो परमिशन नहीं ले सकती कि आप हमें ये जमीन दे दो, हमें यहाँ पे बिल्टअप करना है, हमें यहाँ पे शेल्टर्स बनाने हैं, हमें यहाँ पे बंकर्स बनाने हैं, या फिर हमें डिपो बनाना है आर्म्स एम्युनिशन का या फिर फ्यूल का। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और काउंसिल में हमेशा सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। क्या पता चाइना की तरफ से टाइम का रहा है और यहाँ पे बस हम डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। और जो सबसे बड़ा हिडन रीजन है जिसके बारे में मुझे सोच के अभी थोड़ा रियलाइज हुआ, तो वो है पल्स ऑफ स्ट्रिंग का। आज से कुछ साल पहले जब मैं SSB की तैयारी करता था तो हमारे इसमें बड़ा अच्छा टॉपिक होता था लेक्चरेट में, पल्स ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें ये था कि जो चाइना है वो स्ट्रेटेजिकली इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। जितने भी पड़ोसी देश है उनको धीरे धीरे करके वहाँ पे अपने बेस बना रहा है, उनको पैसा दे रहा है, फिर बाद में उनको अपने लोन के अंदर दबा भी रहा है, जिसकी स्टार्टिंग होती है म्यांमार से, देन बांग्लादेश, देन श्रीलंका, देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड ऊपर से नेपाल। अगर आप पिछले 10-11 साल की टाइमलाइन को देखो तो एक एक करके हर कंट्री में या तो तख्ता पलट हुआ है या तो रेवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, रिसेंट एग्जांपल नेपाल का, श्रीलंका जो कि एक टाइम पे खाने के लाले पड़ गए थे बट इवन दो वो काफी खुश देश था अकॉर्डिंग टू सम वेस्टर्न रिपोर्ट्स, एंड पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, एंड इवन मालदीव। एक पैटर्न निकल कर आ रहा है कि धीरे धीरे करके जानबूझ के इंडिया के आसपास जितने भी रीजन है उसको डिस्टेबलाइज करा जा रहा है। सारे लोग सोच रहे थे कि जो पल्स ऑफ स्ट्रिंग्स है वो तो चाइना बना रहा है अपने मिलिट्री एसिड्स को डिप्लॉय करने के लिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स, मिलिट्री बिल्टअप, जेट हैंगर्स, बट वो डायरेक्टली ऐसे बना नहीं सकते। पहले उनको जो एरिया है ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब चाहिए, स्टेप 1, और वो काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। आज भी मेरी वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि इंडिया ही असली दुश्मन है, इंडिया की वजह से ही बांग्लादेश में भी रेवोल्यूशन हो रहा है, इंडिया की वजह से नेपाल में भी रेवोल्यूशन हो रहा है। और जो ये नैरेटिव है पॉलिटिक्स का, ये इंडिया ग्लोबल लेवल पे हार भी रहा है चाइना और पाकिस्तान के हाथों। और जो ये लेह लद्दाख का इश्यू है, अगर सरकार इसको सही टाइम पे रिजॉल्व नहीं कर सकती, सो बिलीव मी, जो पाकिस्तान और जो चाइना के लोग हैं वो बाकायदा इस पे नजर बना के बैठे हैं। और अगर एक भी क्रैक आया तो जो ये गिलगिट स्काउट्स था ये 2.0 हो सकता है यहाँ पे भी, कि एक टाइम पे हमारी आर्मी जंग तो लड़ रही है बट वहाँ के खुद के लोगों का सपोर्ट ही नहीं है, तो कितनी आप पैरामिलिट्री डिप्लॉय कर लोगे, जो ये जंग का जो खर्चा होता है वो और भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड श्योरली एक टाइम पे इंडिया जंग जीत के भी हार सकता है। बट आज से कुछ टाइम पहले जो ये लेह लद्दाख का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी ये हमारी सरकार को भी पता थी, बट ये इकलौती एडवांटेज में थी जो कि पाकिस्तान और चाइना को काबू कर सकता है। तो इसी के तहत सरकार ने सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा जो कि चाइना के किसी भी पार्ट को टारगेट कर सकता है विद इन अ मिनट्स। और इसके लिए भारत को कोई बॉर्डर्स के आसपास एयर स्ट्रिप्स या एयरफील्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के किसी भी कोने से चाइना के किसी भी पार्ट पर अटैक करा जा सकता है। एंड उस सीक्रेट वेपन का नाम था अग्नि 5, जो कि एक सिंगल मिसाइल कम से कम 2 से 3 करोड़ लोगों की कैजुअलिटी कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है कि कैसे जो इसकी हिस्ट्री थी और कैसे इसने इंडिया को जो वर्ल्ड स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, तो चेक दिस वीडियो आउट। बिकॉज ऑफ दिस मिसाइल एंड टेक्नोलॉजी आज हमारा हाल ईरान जैसा नहीं हो रहा कि आए दिन इजराइल या अमेरिका से आए हुए बॉम्बर्स हमारी फैसिलिटी पे बॉम्ब गिरा रहे हैं। एंड ऑन अ साइड नोट, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है सो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, और अगर आपके कोई विचार है इस चीज़ को लेके तो एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। इससे एल्गोरिथम की हेल्प मिलेगी मेरे एक छोटे चैनल को आगे बढ़ने के लिए, और नेक्स्ट टाइम मैं और मोटिवेटेड होकर आपके लिए और भी करंट अफेयर्स के ऊपर टॉपिक्स लेकर आऊँगा ऐसे यूनिक एंगल से जो कि यूट्यूब पे आज तक कोई नहीं कर रहा। तब तक ले थैंक यू, जय हिंद एंड गुड बाय।